वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है अभिषेक के लिए। आजकल वो बीमार चल रहे हैं, 2 दिन से लगातार उनका कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड कर लें। लास्ट क्लास जो हम लोग की हुई थी उस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन, क्या कहा? न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन। भैया प्रशांत इधर पे ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन, न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन ये हमारा चैप्टर चल रहा है। बुक विनोद कुमार रन कराई जा रही है, चैप्टर नंबर 5 के है। यहाँ पर जो लास्ट क्लास हुई थी उस क्लास में इस टॉपिक को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी। कई लोगों का आंसर आया कि जो आंसर जो सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट लिए हैं, उसमें उनके आंसर्स टैली नहीं हो रहे हैं। देखो यार, यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोग बचपन में डिफ्रेंसिएशन सीख करके आए हैं। जैसे हम कहें d2y/dx2 जनरेट करो, कैसे जनरेट करोगे? अरे भाई, इसके लिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ना, तो dy/dx जनरेट होना चाहिए ना। यहाँ पर भैया न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन को हमें सीखना, और इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले एक टेबल को समझना होगा। किसको समझना होगा? टेबल को समझना होगा। टेबल में यहाँ पर जो x होता है इसको और हम किस नाम से जानते हैं? आर्गूमेंट के नाम से जानते हैं। x0, x1, x2, x3 और x4, इतने से ही काम चला लेते हैं। ये ऑर्डिनेट हो गया y0, फिर y1, फिर y2, फिर y3 और फिर y4। कोई समस्या यहाँ तक? अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर किसी की वैल्यू जनरेट करनी है, अगर कोई वैल्यू है जो हमें जनरेट करना है, क्या कहा? अगर कोई वैल्यू हमें जनरेट करना है और वो हमारे आर्गुमेंट में इनिशियल पोजीशन के करीब करीब चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। भैया संदीप, आप दोनों में अंतर समझना सीखें। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला अलग है और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अलग है। न्यूटन गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दोनों में अंतर बताइए क्या है मिस्टर प्रशांत? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको यह मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। क्या अभी आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है? कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। दोनों में डिफरेंस पता है या नहीं पता है? सेंट्रल डिफरेंस, ये जो भी नाम ले रहे थे, गॉस फॉरवर्ड, गॉस ही बोल रहे थे ना, गॉस बोल रहे थे। देखो यार, अभी क्या है कि ये जो फॉर्मूलाज जितने भी पीछे से सीख करके आए हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरवल की, किसकी बात करते हैं? इंटरवल की, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं इक्वल इंटरवल और एक को बोलते हैं अनइक्वल इंटरवल। क्या बोलते हैं? अनइक्वल इंटरवल। अब जब इक्वल इंटरवल पर हम लोग आते हैं तो इक्वल इंटरवल के दौरान तुमको देखने को मिलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला, जिसमें से कि 2 बहुत फेमस हैं। एक तुमको देखने को मिलेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या चलता है? y = y0 + 1 देन, बोलो भाई, ये सीखा है या नहीं सीखा है? प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये जो u2 चल रहा है, ये क्या बता रहा है? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। किसको बता रहा है? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। u सेकंड फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? सेकंड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? u -1। और थर्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का मतलब मानसी क्या होगा? u -1 u -2। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये आप जानते हैं, इसका लास्ट टर्म भी आप जानते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सीरीज में तुमको एक दूसरा देखने को मिलता है, तो इसको हम लिख रहे हैं ग्रेगरी फॉरवर्ड। इसको हम न्यूटन फॉरवर्ड लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? न्यूटन फॉरवर्ड। एक इसी में दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन बैकवर्ड। न्यूटन बैकवर्ड की बात करते हैं तो बताइए कीर्ति, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला क्या हमारे पास बनता है? y = yn + u + 1। अब बताइए कृतिका, आप बताइए। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं प्रिपरेशन। सभी की प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से आज की क्लास में किसकी प्रिपरेशन चल रही है? कृतिका की प्रिपरेशन चल रही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया। मैं बताइए जिक्र, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इक्वल इंटरवल पर तो करेंगे, तो पहले ही लिख दिए हैं। और इसके अलावा कोई कंडीशन है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। जब डाटा, क्या कहा? जब डाटा हमारा यहाँ पर इधर लोअर से कहीं से, बॉटम से कहीं से करीब करीब होगा, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
जब डाटा हमारा इनिशियल लेवल से कहीं आसपास होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहां से ये देखो, ये जो एक बच रहा है तुमको पता होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल लाइन। याद आया, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल लाइन नाम देते हैं। अब अगर डाटा देखते हैं भाई क्या हो सकता है, तो सेंट्रल लाइन आए, सेंट्रल लाइन पर जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, जब सेंट्रल लाइन की बात करते हैं, जब डाटा जो आप पूछा जा रहा है वो डाटा अगर हमारा बीच में कहीं से टैली हो रहा है, कहां से टैली हो रहा है, बीच में कहीं से टैली हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भैया क्या होता है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी जनरेट हो जाती है, नहीं भाई लैग्रेंजे इसमें नहीं है, लैग्रेंजे अनइक्वल पर है। अनइक्वल की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनइक्वल पर हमें दो देखने को मिलते हैं, एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, क्या कहा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, और दूसरा आता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बात याद आती है नहीं आती है। बाकी ये जब सेंट्रल लाइन पर आते हैं, सेंट्रल लाइन की बात करते हैं, सेंट्रल लाइन में कौन कौन से फॉर्मूलास देखने को मिलते हैं, हाँ गॉस, ये किसमें आता है, गॉस किसमें आता है, गॉस आता है सेंट्रल में, इसीलिए उस चैप्टर का नाम भी था सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। तो यहां से बनेगा गॉस फॉरवर्ड, फिर गॉस बैकवर्ड, फिर गॉस थर्ड, फिर स्ट्रेलिंग फॉर्मूला, और फिर बेसल, और फिर लाप्लास। बात याद आती है कि नहीं याद आती है। हमने तुमको प्रायोरिटी दी थी कि तुम दो फार्मूला, सेंट्रल जब भी डाटा कहीं बीच से टैली होगा तुम दो में से किसी एक का इस्तेमाल करोगे। वो दो फार्मूला कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही जवाब है, या तो आप स्टिलिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या फिर बेसल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। स्टिलिंग फॉर्मूला किसका किसका मीन होता है, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का, जबकि बेसल फॉर्मूला किसका किसका मीन होता है, गॉस फॉरवर्ड और गॉस थर्ड फॉर्मूले का। अगर हमें गॉस थर्ड फॉर्मूला गेन करना है तो बताइए भाई अखंड, गॉस थर्ड फॉर्मूला गेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड में यू का रिप्लेसमेंट u माइनस वन से, अरे हाँ सर भैया, हाँ समझे कि नहीं समझे, फॉरवर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसमें रिप्लेसमेंट दिया जाएगा, बैकवर्ड में दिया जाएगा। बैकवर्ड में u का रिप्लेसमेंट u माइनस वन से, और भी कुछ होता है, हाँ सब स्क्रिप्ट जो होगी उसमें वन का इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, गॉस थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई समस्या, तो यहाँ पर भैया जो हमारे पास काम है, जो हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत सीख रहे हैं, सारे फॉर्मुलाज इस्तेमाल होंगे। कितने फॉर्मुलाज इस्तेमाल होंगे, सारे फॉर्मुलाज। एक वीडियो आप लोगों ने और देखी होगी जो अपलोडेड है, उस वीडियो में मैंने तुमको 6 फॉर्मुलाज याद करवाए थे, 3 फॉरवर्ड के लिए 3 बैकवर्ड के लिए। वो यार सब ऐसे ही है, उनको याद करोगे तो फिर थोड़ा सा टेंशन रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो रटन विद्या घटन विद्या। इसलिए क्या करना कि ये जितने भी इधर फॉर्मुले बताएं सब आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो फॉर्मुला उधर पे याद करोगे ही करोगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 फॉर्मुला सिखाए थे इनको नहीं सीखेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, मतलब सीखेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर सिखाए थे ये कई बार एग्जाम में एज इट इज प्रूफ करने के लिए जाते हैं, इसलिए वो प्रूवमेंट बता दिया था। अगर सिंपली न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको इन जो भी यहाँ पर फॉर्मुलास बता रहे हैं इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो टेबल से ये बात समझ आए कि अगर बैकवर्ड में दिया गया तो क्या होगा, फॉरवर्ड में दिया गया है तो क्या होगा, और साथ ही साथ अगर सेंट्रल लाइन पर है तो क्या होगा। ठीक है, आगे देखा जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम लोगों के पास ऑन डिमांड है, एग्जाम्पल नंबर 9। कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 9 का जो है वो आंसर नहीं आ रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो न्यूटन गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भैया संदीप आप सुनाएंगे, संदीप न्यूटन गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे भैया, याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 रीड करो डाटा जरा, हमारे पास क्या क्या है। एक्स की वैल्यू क्या क्या दी जा रही है, 3 5 11 27 24, यही है 3 5 11। ठीक है, यहां से देखो y की भी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -13 23 899 17315 35606, यही है डाटा हमारे पास। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कल भी बताया था, और साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी ये भी कल सिखा दिया था। ठीक है, अभी उसमें कल की क्लास में मुझे लगता है मैंने शायद आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू बताया था हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स, क्यूबिक, हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एंड द डिग्री 2 मीन्स पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री 2 का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस तरीके से अटेम्प्ट लेंगे भैया।
यहाँ से देखो ये जो हमें डाटा दिया जा रहा है इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच मानसी कितने का डिफरेंस है, बताइए दिख रहा है इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। यानी ये 2 और ये 6, क्या ये इक्वल इंटरवल बोले जाएंगे, नहीं बोले जाएंगे। मतलब ये किस में चला गया, अनइक्वल इंटरवल में चला गया। अनइक्वल इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए तुम चाहे किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, चाहे लैग्रेंजे का इस्तेमाल करो, चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, दोनों ही सही है। किससे आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया था, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या लैग्रेंजे फॉर्मूला, किससे किया था, अटेम्प्ट किससे लिया? अच्छा, अटेम्प्ट ही नहीं ले पाए हैं। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो चैप्टर 3, अभी तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्चुअली चैप्टर 3 को बिलोंग करेगा। अच्छा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब कर पा रहे हैं। देख लेते हैं। वो जो 6 फॉर्मूलाज हैं, नहीं यार, वो जिस दिन प्रूफ करा रहे थे उस दिन भी कहा था कि वो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के लिए हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए जनरेट किए गए हैं। उसमें एच जनरेट होता है, एच यहाँ कहाँ से रखोगे, एच कहाँ है, उससे नहीं लगेगा। मैंने कहा भी तो था कि उसको नहीं इस्तेमाल करोगे। हाँ, वो फॉर्मूला जब एग्जाम तुम्हारा होगा तो ज्यादातर केसेस न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पूछे जाते हैं, इसलिए वो जो 6 फॉर्मूलाज हैं वो वहाँ काम कर जाते हैं। लेकिन सभी जगहों पर मल्टीपर्पज थ्योरी नहीं है, इसीलिए कल की क्लास में इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और कल की क्लास में सर क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके भी दिखाया था जो बुक के मेथड से अलग था। बात मेरी समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का। पहले तो बताओ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता क्या है? हाँ बताइए, बताइए कीर्ति। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा भैया, y इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस, नहीं भाई, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट, फिर x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट। इसी तरह से ये प्रक्रिया जो रहेगी क्या रहेगी, चालू रहेगी। आगे बढ़ा जाए, यहां से देखो कुछ करने जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो तुमको देखने को मिलेगा 23 माइनस माइनस का 13, दोनों के बीच का डिफरेंस आया। हमें तो डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है ना, तो माने डिवाइड भी कराना होगा तो फिर क्या करना होगा, 5 माइनस 3 भी करना होगा। ये चैप्टर नंबर 3 को बिलोंग कर रहा है। चैप्टर नंबर 3 पर मुझे लगता है शायद एक वीडियो अपलोड किया होगा, शायद नहीं भी किया होगा, तो यहीं से समझने का प्रयास करेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जनरेट करेंगे तो कितना जनरेट हो जाता है, 23 अपॉन, यहाँ से कितना मिल जाता है 11 माइनस 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जनरेट करेंगे 315 माइनस का 899, यहाँ से कितना देखने को मिलता है 27 माइनस 11। भैया संदीप आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे कि सॉल्व करने पर क्या क्या मिल रहा है, बताइए। 34 माइनस 27, नहीं मेरी बात समझे, नहीं मेरी बात समझे, समझ गए? हाँ तो बताओ क्या मिलेगा सॉल्व करने पर। यहां से मिल जाता है 18, फिर 146, 1026, यार बहुत जल्दी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, 26, अरे यार देख देख के बता रहे हो क्या भैया, कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस फिर हमने निकाला 146 माइनस 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये वाला जो डाटा है ये किससे टैली होगा जाकर के 11 से, और ये वाला जो डाटा है ये किससे टैली होगा जाकर के 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 11 माइनस 3, और फिर तुमको देखने को मिलता है 1026 माइनस 146 होल अपॉन 27 माइनस 5। और फिर बच्चा तीसरे वाले के लिए जनरेट कर लेते हैं तो क्या मिलता है 26 माइनस 1026 होल अपॉन 34 माइनस 11। नहीं मेरी बात समझे, समझ गए मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, अब बोलो यहाँ से क्या तुम्हें आउटपुट देखने को मिलता है 16, 40 और फिर 69। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जनरेट करेंगे। कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जनरेट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24 मिलेगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 माइनस 3 24 माने 1, सीधे लिख दें, यहां से बोलो जरा, तो फिर अगला वाला 0 हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, लिख दें क्या, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये y इक्वल टू चल रहा है, कोई समस्या, अलग कलर से लिख देते हैं तुम लोगों को समझ में आएगा। ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इसे बोलते हैं, इस टेबल का नाम क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल।
तो अगर एग्जाम में बनाने के लिए आ जाएगी तो बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन अखंड कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टेबल किस तरह से बन रही है। अखंड क्या आज भी आपको उसी तरह की फीलिंग्स आ रही हैं? अच्छा, यानी आज अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। चलिए बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस डाटा को हम लोग नाम देते हैं क्या? x0। इस डाटा को हम लोग नाम देते हैं क्या? x1। इस डाटा को नाम देते हैं x2। इस डाटा को नाम देते हैं x3 और इस डाटा को नाम देते हैं x4। हालांकि x4 तक पहुंच नहीं पाएंगे। x4 तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगे मैं जानना चाहता हूं। बताइए क्या बोलते हैं, बताइए यशस्वी, आप मुझे बताइए आखिरकार x4 तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो 0 हो चुका है। ये हमारे पास देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं v है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। कोई समस्या यहाँ तक? वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू fx0 को टच नहीं करना, fx0 को क्या करना? टच नहीं करना। एक्चुअली ये सब जो है ये सब कांस्टेंट वैल्यूज चल रही हैं, ये कांस्टेंट है, क्या ही लेना देना है। यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस x0 की वैल्यू क्या है? 3। फिर ये देखो डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो x माइनस 3, फिर x माइनस 5, और इसको भी क्या करना है? ऐसे ही रखना। क्यों ऐसे रखना है? क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू देखो पता है कांस्टेंट है, क्या ही दिक्कत है। फिर x माइनस 3, x माइनस 5 और फिर x माइनस 11, यहां से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। और देखो फोर्थ वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके आगे क्या 0 लिख दिया जाए? +0 एंड सो ऑन, +0 एंड सो ऑन। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। y इक्वल्स टू fx0 को अपनी जगह पर रखते हैं। कोई मुझे बता सकता है? ये मैं लिख देता हूं, तुम लोग ना बोलो, यहां से बोलो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? मुझे लगता है -8x + 15। यहां से सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx0, यहां से देखो, हाँ x क्यूब मिलेगा, ये बात तो सही है, x क्यूब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो माइनस सम ऑफ द रूट्स 11, 5, 16, 25 कहाँ होगा यार? 11, 5, 16 और 16, 17, 18, 19, समझता हूं मैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है? दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम कितना मिल जाता है? 15, 55 और 33। 15, 60, 70, 103, नहीं समझे? 103 भैया अखंड समझ नहीं पा रहे हैं। 103 समझे? 55 + 15 -70 + 33, 103। अभी ठीक है? अखंड एकदम परेशान हो गए, लेकिन ये आखिरकार सर क्या ही किए डाल रहे हैं। हाँ भैया मल्टीप्लाई करा देते हैं। 15, 11, 150, 150, 160, 165, 165, 165। देखे रही ना भैया, देखे रही ना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मानसी डन? मानसी डन? अगर गड़बड़ होगा तो फिर तुम ही पकड़ी जाओगी, याद रखना। आगे बढ़ा जाए। अभी वैल्यूज को नहीं रखना, अभी कोई भी डिवाइडेड डिफरेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। dy/dx निकालना है ना, क्या करना है? dy/dx निकालना है ना। हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। बताइए भाई, आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन बताइए जिक्रा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। आप समझ आए वैल्यू क्यों नहीं रख रहे थे? x का डिफरेंशिएशन और 3 का डिफरेंशिएशन, तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं तो क्या मैंने गलत बात सिखा दी? यहां से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -8, बोलो भाई बात बनती है नहीं बनती है? यहां से बोलो क्या बनता है? 3x स्क्वायर -38x + 103, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx0। कोई समस्या नहीं? मेरी बात समझे? कौन सी वैल्यू रख दी? अब रखेंगे, अब रखेंगे, अब नहीं, पहले भी रख सकते थे। एक्चुअली वो कांस्टेंट था तो फालतू वैल्यूज लिए क्या ही फायदा। रख दो भैया सारी वैल्यूज, लोगों का मन नहीं मान रहा है। देख लेते हैं क्या मिलता है यहां से। ये देखो, ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसी को हम नाम देते हैं क्या? fx0। y एक्चुअली y ही जो है वो fx है, y ही fx है। अभी ठीक है? ये वाली वैल्यू समझ आ रही होगी क्या है? तो यहां से बोलो सबसे पहले वैल्यू क्या मिल रही है? -13 मिल रही है। आप 18 बता रहे हैं? 18 है, 18 है, ये बात सही है, बिल्कुल सही जवाब है, तुम लोग एकदम सही हो। 2x - 4
ये बोलो, यहाँ से 3x² माइनस 38x प्लस 103, यहाँ से बोलो कोई समस्या यहाँ तक? सबको कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर उसमें पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर, और पूछ ही रहा होगा किस पॉइंट पर, वो x की वैल्यू नहीं रख पाओगे? बताइए संदीप, क्या यहाँ तक आप पहुंच पाए थे? देखो, अगर तुम लोग इस जगह तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के साथ में बेईमानी की है, तुम लोग चैप्टर नंबर 3 को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मेरी बात समझे, ये एकदम परम सत्य है, क्योंकि जब हम लोग dy बाई dx को अडॉप्ट करेंगे, ये यहाँ का है, बस जो चैप्टर नंबर 5 है वो बस इतना ही है, बस इतना। यहाँ तक कहाँ का था? चैप्टर नंबर 3। तो जो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक सीख करके आए वो ऐसे टेस्ट चलेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा, बस 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस केस में ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर ये जो पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम था ये किस पर बेस्ड था? एक्स पर बेस्ड था, इसलिए सीधे डिफरेंशिएट कर दिया। अदरवाइज लेग्रेंजे और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इन दो को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो इसके बाद हमारे पास जितने भी फार्मूलाज बच रहे हैं, सारे फार्मूलाज में आपने एक नोट पॉइंट देखा होगा कि हर फार्मूला यू के फॉर्म पर है या नहीं है? अगर u के फॉर्म पर होगा तब उसको कैसे ही dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे उसमें। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि u की वैल्यू होती है x माइनस a अपॉन h। आप रख दीजिए, मान लीजिए नहीं रखें तब। बिल्कुल सही जवाब है, कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है कि डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है। बहुत बढ़िया, अभी आपकी बात को थोड़ा सा और तवज्जो देते हैं, परेशान नहीं होना। हाँ, मुझे अब ये बताओ कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 31 का वो करते हैं। अरे 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 यार, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? आगे रफ करें इसे, रफ करें। ठीक है, थोड़ा सा यार देखो सिंसियरिटी रखा करो, ये बहुत ज़रूरी है। आगे समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में जो दिक्कत तुम लोगों को आ रही है मैं समझ रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत कहाँ पर आ रही है? एक्चुअली उसमें जो फंक्शन दिया गया वो tan थीटा का दिया गया। देखो यही दिक्कत है ना, जो फंक्शन दिया जा रहा है वो tan थीटा का दिया जा रहा है, जो तुमसे वैल्यू जनरेट करवा रहा है वो किसकी जनरेट करवा रहा है? sec थीटा की। यही है, 2 मेथड हैं इसको अटेम्प्ट लेने के। कितने मेथड हैं? 2 मेथड। एक तो बुक में हिंट दिया हुआ है, आप चाहें तो उस हिंट का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज एक दूसरा मेथड भी है। आप सिंपली एक tan थीटा और sec थीटा के बीच में रिलेशन जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? सही है, आप उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे यार, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता देते हैं कि क्या चल रहा है। एक तो हम चाहें तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका डाटा तुमको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो sec थीटा हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, tan थीटा की वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू में 1 को ऐड करना, उसका स्क्वायर रूट ले लेना। नहीं, मेरी बात समझे? केस नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर फंस सकता है, जैसे स्क्वायर रूट लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो वहां पर डाटा देखो, जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री। तो आप जानते हैं 0 से 90 के बीच में हर डाटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं अडॉप्ट किया जाएगा। मेथड नंबर 1 एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेथड नंबर 2 में देखो, वो तुमको बता रहा है कि आपको सिंपली क्या करना है, tan थीटा को क्या कर देना है भैया, डिफरेंशिएट कर देना है, sec स्क्वायर थीटा जनरेट हो जाएगा, और जो sec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नहीं, मेरी बात समझे? d बाई डी थीटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा। एक sec स्क्वायर थीटा तुम जानते हो, मतलब ये, और एक तुम यहां से डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, बात बन जाएगी। सर कम बात समझ आ रही है, और समझाइए और देख लीजिए। बोलो, डाटा रीड करो। 31, 32, 33 और 34। यहाँ से y की वैल्यू बोलो। 6008, 6249, 6494, फिर 45। ये हमारे पास 4 वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं। इंटरवल जो दिया जा रहा है वो किस तरीके का है? इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो 31 डिग्री कहा जा रहा है,
इनिशियल से पास पड़ेगी, बॉटम से पास पड़ेगी, टॉप से पास पड़ेगी, या फिर मिडिल में पास पड़ेगी? इनिशियल से पास पड़ेगी तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? न्यूटन गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हाँ, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमको लगाना है वो कौन सा लगाना है? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वी हैव, क्या है हमारे पास? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या होता है? y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल, देन डेल वाई नॉट u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर वाई नॉट, और मुझे लगता है 1 2 3, चलो एक और ले लेते हैं, शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और ये तुमको देखने को मिलेगा। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं कि क्या होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो भैया जल्दी से। 0.0241, सभी लोग प्रयास करेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो। 0.0245। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.251। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.00। फिर बोलो 0.0002। यहां तक चीजें क्लियर हैं। प्रॉब्लम को हम यू के लिए रन कराएंगे। किसके लिए रन कराएंगे? यू के लिए रन कराएंगे। यहां पर जो तुमको दिया जा रहा है, याद रखना, जो y है यहाँ पर फंक्शन y एक्चुअली y इक्वल्स टू tan थीटा चल रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर ये x नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है? थीटा चल रहा है। देखो क्वेश्चन में थीटा जो चल रहा है वो किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं तो यहाँ से देखो हमें कुछ डाटा देखने को मिलेगा। वाई नॉट अपनी जगह पर रखना, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? एक्स नॉट, फिर x1, x2, x3। तो ये वाला जो होगा ये y नॉट, फिर ये आप समझ रहे हो, आगे समझदार हो गए हो। y नॉट अपनी जगह पर रखना क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ रहा है। u अपनी जगह पर रख लेते हैं। अब u अपनी जगह पर नहीं रखते हैं, u को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। u की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? x नॉट अपॉन h। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, ध्यान देना जरा। x की जगह पर क्या काम चल रहा है? थीटा का। और x नॉट की जगह पर किसका काम चल रहा है? 31 डिग्री का, मीन्स 31 अपॉन h कितने का चल रहा है? 1 डिग्री का चल रहा है। जो अभी हम लोग बता करके आ रहे हैं x नॉट, x1, x2, ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। क्या इन सब चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं? जिसकी वैल्यू चाहिए वही तो यहाँ पर आएगा। वैल्यू किसकी चाहिए? 31 डिग्री की, तो यहां पर भी 31 आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब यहां से देखो भैया, यार u की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, देखते हैं भाई। हाँ, यहीं से बता रहे हैं। u की वैल्यू 0 आ रही है। एक आउटपुट यहां से हमको और भी देखने को मिलेगा जिसमें हम जनरेट करेंगे du अपॉन डी थीटा। क्या जनरेट हो जाएगा? 1 अपॉन 1 डिग्री आएगा। अरे h रख लेते हैं, h 1 डिग्री ही चल रहा है, ठीक है, वो 1 ही आता। आगे बढ़ा जाए, एक काम करो, इसको सीधे कर दो डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि u जो चल रहा है वो थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा। किसके रिस्पेक्ट में चलेगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। यहां से क्या जनरेट हो जाएगा? 0। यहां से 2 फैक्टोरियल, और फिर यहां से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, u माइनस 1, u माइनस 2, सही है। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो तुमको देखने को मिलेगा 3u माइनस 6u प्लस 2। कोई समस्या? ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। साथ में जो चल रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ बोलो क्या हुआ? अपॉन में 6 चलेगा, सही है। यहां से अपॉन में 2 आ जाता है। यहां तक कोई समस्या? dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो गई है। बढ़ा जाए आगे,
डी वाई बाई डी यू होगा, डी वाई बाई डी यू होगा। कोई समस्या यहां तक? वापस से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। u की वैल्यू अभी हमने ढूंढ ढांड के निकाली थी, क्या आई है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां से डेल वाई नॉट माइनस 1/2 देन वाई नॉट, फिर प्लस का 1/3 वाई नॉट। यहां से डी वाई बाई डी यू, डेल वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है 0.0241 माइनस 1/2, फिर बोलो इसकी वैल्यू 0.0004, फिर बोलो इसकी वैल्यू 1/3, 0.000 और 2। कोई समस्या? साइंटिफिक कैलकुलेटर सभी के पास है, जल्दी से डाटा को फिट करो, मुझे बताओ कि वैल्यूज क्या जनरेट होंगी। ये वैल्यू किसकी आ रही है, डी वाई बाई डी यू की आ रही है। अगर हम सीधे वैल्यूज को रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? अरे एक साथ फीड करो भाई डाटा। 0.016, किसी का यही डाटा टैली हो रहा है? 0.0, देखो यार भैया 0.0, कोई समस्या? यहां तक वैल्यू आ रही है, आगे बढ़ा जाए? ठीक है। अब देखो यहां से हमें करना क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। नाउ एक्चुअली हमको वैल्यू जनरेट करना है डी वाई बाई डी एक्स की, लेकिन हमने वैल्यू जनरेट कर दिया है डी वाई बाई डी यू की, तो वैल्यू बैलेंसिंग के लिए डी यू बाई डी एक्स। कोई समस्या? डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी? अब एक्चुअली यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा जनरेट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी थीटा आ जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है 1/h, तो डी यू बाई डी थीटा की जगह पर आ जाएगा 1/h, तो ये 0.02396/1 डिग्री। नहीं समझे? दो चीजों में अंतर समझ लेना, दो चीजों में अंतर समझ लेना। हम तुमसे कहें साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। बहुत बढ़िया बात कही आज प्रशांत ने, आज प्रशांत बातों बातों में बहुत गहरी बात कह गए हैं। ये देखिए, ये जो डाटा चल रहा है ये किसमें चल रहा है, डिग्री में, और ये जो डाटा चल रहा है ये किसमें चल रहा है, ये चल रहा है रेडियन में। हम तुमसे पूछें कि साइन 1 बड़ा कि साइन 1 डिग्री बड़ा? एकदम सही जवाब है साइन 1 बड़ा है। कोई जवाब दे सकता है क्यों बड़ा है? बिल्कुल सही जवाब है। आज इन्होंने बाजी मार ली है भैया मिस्टर प्रभात ने। ये कहना चाहते हैं कि जो 1 है, 1 माने 1 रेडियन, ये 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के बराबर होगा। भाई हम अभी नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि कंपैरिजन तभी कराओगे जबकि दोनों कैसे हो, सेम यूनिट पर हो। दोनों को डिग्री में ले आओ, दोनों को रेडियन में ले जाओ, पता चल जाएगा। दोनों को डिग्री में लाते हैं तो अब पता चल रहा है कि ये जो चल रहा है ये साइन 57 डिग्री है, साइन 1 डिग्री। अब दुनिया बता देगी भैया ये बड़ा होगा, क्योंकि साइन में जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ पर देखो हमने क्या लिख रखा है 1 डिग्री, और यहाँ पर क्या चल रही है वैल्यू, रेडियन में चल रही है। क्यों? क्योंकि ये tan थीटा से आउटपुट दे रहा है। ये चल रहा है किसमें, रेडियन में, और ये चल रहा है किसमें, डिग्री में। तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि तुम डिग्री को किसमें कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं कन्वर्ट कर पाओगे रेडियन को डिग्री में, इसको कैसे, तो किसी एक को मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। आंसर तुम्हारा रेडियन में आएगा, डिग्री में थोड़ा ही आएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 अभी तुमने बताई, तो ये डिग्री में थोड़ा ही, तो रेडियन में है ना, तो तुम्हारा आंसर भी रेडियन में आएगा, डिग्री में थोड़ा ही आएगा। तो तुम डिग्री को किसमें कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। अब ये एक बड़ा सवाल है कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हाँ बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है कि x डिग्री इक्वल्स टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। किसकी वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिल जाता है, रेडियन। नहीं समझे? डाटा उठा के रख देना। आंसर अभी भी नहीं टैली करेगा, आंसर अभी भी टैली नहीं करेगा, क्योंकि तुमसे एक्चुअली वो tan थीटा के लिए नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे किसके लिए पूछ रहा है। हाँ यहां से देखेंगे भैया, यहां से ऑल्सो नो, यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि d अपॉन डी थीटा tan थीटा का आउटपुट क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? तो हमको अगर हम यहाँ 31 रख देते हैं तो फिर ये भी तो 31 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा?
तो इससे ये पता चल रहा है कि sec 31 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अंडर रूट डी अपॉन डी थीटा साथ में टेन थीटा। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? हो गया? मतलब क्या करना होगा, यहां पर वैल्यूज को पुट करना होगा, पुट करने के दौरान उसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। जब स्क्वायर रूट लोगे तब जाकर के तुम्हारा फाइनल आंसर आ पाएगा। फटाफट फटाफट जल्दी से हाथ चलाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या सीख सकते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो ये बुक में कुछ लोगों ने मुझे बताया, अखंड और प्रशांत ने बताया कि सर 1 डिग्री की वैल्यू बुक में ऑलरेडी मेंशन है, तो क्या करना है 0.0396 अपॉन 1 डिग्री की वैल्यू बुक से ही कॉपी पेस्ट कर देंगे 0.017471 डिवाइड कराने 4। अच्छा डिवाइड कराने के बाद बोलो क्या मिलेगा 1.377। और क्योंकि हमको बच्चा टेन थीटा के लिए सॉल्व नहीं करना था, हमको सॉल्व किसके लिए करना था, सेक 31 के लिए, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहां से जो आउटपुट आया है इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेते ही तुमको क्या देखने को मिलेगा 1.377। बोलो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है 1.1716। क्या बुक से टैली हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर हम लोगों का जो है वो आ चुका है। ये आपके सामने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन रहा। 2-3 केसेस अराइज होते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर हम u की वैल्यू स्टार्टिंग में ही रख दें। भैया u की वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं रख पाओगे, क्योंकि बचपन में आपने सीखा कि जिसे कहा जाता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और dy बाय dx निकालो x इक्वल्स टू 2 पर। तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा ही रख देते हैं, पहले क्या करते हैं भैया dy बाय dx निकालते हैं, ये वैल्यू आ गई dy बाय dx की, और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे x की जगह पर 2 रखेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में फिर डाटा फीडिंग करनी है। नहीं मेरी बात समझे, स्टार्टिंग पे कर दोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और हर सवाल का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि सब पूरी वैल्यूज हो जाएंगी क्या कांस्टेंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। किस चैप्टर की तरफ रुक कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 की तरफ रुक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आसान सा टॉपिक है, बस समझते रहना बैठ करके। यहाँ पर भी फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा ट्रिक देने की कोशिश की है। तो जो भी आप लोगों के पास शीट है, उस शीट में आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ फॉर्मूला आई, एफ और आर के फॉर्म पर भी दिख रहा होगा। पहले वो एक्सपेंडेड वर्जन पर है, नहीं है क्या? देखो, अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। क्या सभी की ऐसी क्या सभी की ऐसी है? अच्छा चलिए एडजस्ट करेंगे सारे। नहीं इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यशस्वी निर्दोष हैं। एक्चुअली वो फोटोकॉपी मशीन वाले की गड़बड़ी है, उसको बता देना चाहिए था। हाँ ये बात तो सही है, अब अच्छा दुनिया सब ऐसी है, अब बेचारे वो भी क्या करें, वो एक एक फोटोकॉपी देखेंगे थोड़े ही। अब वो मशीन वाले की गड़बड़ी है, उसको बताना चाहिए था। चलिए, तो किसके यहाँ से, पंडित के यहाँ से, किसके यहाँ से? अच्छा क्या यार, बंद करो उसके यहाँ से फोटो कॉपी करवाना। समाज ऐसा ही है बच्चा, मौका देख के चौका सब मार देते हैं। यहाँ बताओ, उसने चंद रुपयों की खातिर इतना इंपॉर्टेंट डाटा मिस कर दिया, क्या ही बताया जाए। चलिए न्यूमेरिकल, अरे भाई शीट की बच्चा फोटो कॉपी करा, शीट इतनी डेंस बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें डाटा इंपॉर्टेंट ही होगा। आज देखते हैं, प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल की क्लास में ये ऑलरेडी सिखा दिया था, समझा दिया था, आज की क्लास में पर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में कौन कौन था, जिक्रा आप थी, तो जिक्रा आप ही मुझे बताइए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया जिक्रा, बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे पास जो वैल्यू रही, ये वैल्यू हमारे पास क्या रही, एक्स नॉट की रही, और ये जो वैल्यू रही ये किसकी रही, एक्स एन की रही। हमने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में। ये और फिर इस तरह से ये वैल्यूज चलती चली जा रही हैं, इस तरह से ये वैल्यूज चलती चली जा रही हैं। लास्ट में हम लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे,
xn तक पहुंच जाएंगे। ये वाला जो डाटा रहा ये x1 रहा, ये x2 रहा, ये x3 रहा, ये x4 रहा, लास्ट में कहां तक पहुंच गए, xn तक पहुंच गए। इनके बीच का जो कॉमन गैप बच्चा चल रहा है, ये कॉमन गैप किसका चल रहा है, h का चल रहा है। तो जब x0 में हमने h ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, x1 मिला। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x0 प्लस h। अच्छा, जब x1 में हमने h ऐड किया तो फिर हमको क्या मिला, x2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x1 प्लस h की, और x1 की वैल्यू हमको पता है x0 प्लस h, और प्लस h माने 2h, माने बुद्धि चल गई। बुद्धि क्या हुई, बुद्धि चल गई। बताइए लोग क्या बुद्धि चली, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कहा सर जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 1 है तो फिर यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब जब हम इसी तरीके से इसको कंटिन्यू रखेंगे तो जब यहाँ पर होगा xn तो ये बनेगा x0 प्लस nh। नहीं मेरी बात समझे, तो इसका मतलब xn की वैल्यू हमने ढूंढ निकाली है, x0 प्लस nh। समझते रहेंगे, ये a हम मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। फिर एक सवाल उठता है कि सर आखिरकार क्यों मानेंगे और इतना ज्यादा क्यों मानते चले जा रहे हैं। तो अब जो है टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की, हम लोग जब भी किसकी बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की। सभी लोगों के पास ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा 100 ms। 100 ms में जब तुम देखोगे तो यहाँ से अल्फा एक तुमको की दिखेगा, अल्फा के नीचे तुमको एक की देखने को मिलेगा जिसमें इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, इंटीग्रेशन dx में खूब बड़ा वाला लिखा गया है। तो ये भैया जो की है, इस की को जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये तुमको इंटीग्रेट करके नहीं देगा कि तुम जैसे जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम साइन एक्स यहाँ लिखोगे और फिर इंटीग्रेशन का साइन दबाओगे तो तुमको माइनस कॉस एक्स देगा। यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। जो हम लोग सीखेंगे वो भी कौन सा इंटीग्रल होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझने का प्रयास करेंगे। यानी हमें इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है a टू b एफ एक्स को। फंक्शन कुछ भी है, फंक्शन कुछ भी है, बस कंटिन्यूअस होना चाहिए। और a से b तक हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। a कौन सी वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। b कौन सी वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू होती है। इसीलिए यहाँ पर इसको a पिक किया और इसको हमने क्या पिक कर लिया, b पिक कर लिया। कोई समस्या, कोई समस्या यहाँ तक। यहाँ से फिर अडॉप्ट करते हैं तो a की जगह पर क्या आ जाता है, x0, और इसकी जगह पर x0 प्लस nh। यहाँ से fx की जगह पर क्या रखने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समझने का प्रयास करते हैं, इधर से समझने का प्रयास करते हैं। वेयर u की वैल्यू सब लोग जानते हैं x माइनस x0 अपॉन h होती है या नहीं होती है। अगर हम यहाँ से h का मल्टीप्लाई करा दें तो x माइनस x0 बनता है या नहीं बनता है। अगर हम यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको हम क्या कर दें, इसको h को यहीं रखो, इसको अगर हम कर दें डिफ्रेंशिएट तो du इक्वल्स टू 1 अपॉन h dx बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, h du जनरेट होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, भाई यहाँ पर x है तो ये लिमिट किसकी चल रही है। तो जब यहाँ पर अभी x की जगह पर देखो क्या आउटपुट जनरेट हुआ, x की जगह पर आउटपुट देखो भैया क्या जनरेट हुआ, x0 प्लस UH बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर x0 प्लस UH आएगा या नहीं आएगा। क्या यहाँ पर अब dx आएगा, नहीं आएगा। dx की जगह पर क्या आएगा, h du आ जाएगा। h क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। x0 से x0 प्लस nh आ जाएगा और यहाँ से f x0 प्लस UH आ जाएगा और यहाँ से du आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जो b है वही तो असल में x0 प्लस nh है। तो क्या हमें यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज करनी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, x इक्वल्स टू x0 प्लस UH। जब इनिशियल वैल्यू x क्या रखेंगे, x0, तो UH कैंसिल होता है, u की वैल्यू 0 मिलती है या नहीं मिलती है। और जब यही वैल्यू जब हम लास्ट में पुट करते हैं इसी के अंदर तो x की जगह पर क्या मिल जाता है, x0 प्लस nh। यहाँ से क्या मिलता है, x0 प्लस UH। कैंसिल, s से h कैंसिल, u की वैल्यू n। पहले तो बताओ लिमिट्स बात समझ आई या नहीं आई, लिमिट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे यार जानते हो लोअर लिमिट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, अपर के लिए क्या करना होगा, अपर रख देना होगा। यानी यहाँ से जो हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जब अब जाएगा, 0 टू n तक जाएगा। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा, 0 टू n तक जाएगा। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा। इसको बोलो शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर बताइए भाई यशस्वी, e टू द पावर u साथ में f x0 du। कोई समस्या,
शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है प्रशांत, कल गायब थे। 1 + 0, 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, क्या कहा 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, साथ में u fx0 du। भाई कीर्ति आपकी बारी है। 1 प्लस ये जो डेल्टा चल रहा है 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, यहां पर बोलो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? भावुक नहीं होंगे, भावुक नहीं होंगे, यहां पर n चल रहा है, यहां पर n चल रहा है n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। जो काम यहाँ पर x कर रहा है वो काम क्या कर रहा है? फॉरवर्ड ऑपरेटर। जो काम वहां पर n कर रहा है वो काम अपने पास क्या कर रहा है? u कर रहा है। तो सीधे कर दें इंटीग्रेट, 1 प्लस फिर u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, देन u माइनस 1 u माइनस 2/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये देखो यहां से पूरा हमने क्या कर दिया इंटीग्रेट, बाहर जो चल रहा है fx0 उसको अपनी जगह पर रखेंगे, ये du अपनी जगह पर रहेगा, इसको हटा देते हैं। कोई समस्या यहां तक? इसको हम क्या करेंगे भैया? इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे? अखंड यार हमें लगता है तुम फोन में कुछ कर रहे हो। चलिए अच्छा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, मगर याद रखना कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। हाँ, यहाँ से 2 फैक्टोरियल के बाद यहाँ से क्या मिल जाता है? 3 फैक्टोरियल मिल जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। बनता है या नहीं बनता है? यहाँ से बोलो भाई, ये वैल्यू जनरेट होती है या नहीं होती है? कोई समस्या यहाँ तक? बढ़ा जाए आगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर du है, माने u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अंदर फंक्शन भी जो चल रहा है वो वेरिएबल u चल रहा है, लिमिट भी किसकी चल रही है? u की चल रही है। क्या हम इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ थोड़ा सा रफ करने जा रहे हैं। ये रफ कर दें, डायग्राम की शायद जरूरत पड़ेगी, इसलिए डायग्राम को रफ नहीं कर रहे हैं। यहां से देखते हैं, ये h आ जाता है, सीधे इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 की जगह पर क्या आएगा? फिर u स्क्वायर अपॉन 2, फिर 1/2 फैक्टोरियल u क्यूब माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल 4/4 माइनस u क्यूब प्लस u स्क्वायर, फिर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लिमिट जो चलेगी वो कहां से कहां तक की चलेगी? 0 to n तक की चलेगी। यहां से देखो h अपनी जगह पर आ जाता है। एक बार हमने क्या किया? अपर लिमिट पुट किया। जैसे ही अपर लिमिट पुट करोगे तो जितना भी u है वो सब किससे रिप्लेस हो जाएगा? मानसी, n से रिप्लेस हो जाएगा। माने ये बनेगा n स्क्वायर अपॉन 2, फिर 1/2 फैक्टोरियल, फिर यहां से तुमको देखने को मिलेगा n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहां से तुमको देखने को मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल n टू दी पावर 4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर, यहां से थर्ड ऑपरेटर, और ये प्लस एंड सो ऑन साथ में मिल जाता है fx0। कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक? ये जो फॉर्मूला भी ड्राइव करके लाए, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्या नाम देते हैं? जनरल, क्या नाम देते हैं? जनरल क्वाड्रेचर, QUADRATURE, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि कल की क्लास में ये ऑलरेडी प्रूफ करा चुके थे, अभी आज की क्लास में फिर बता दिया है। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब वेरियस स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप चाहें तो ये n स्क्वायर n की वाले टर्म्स एक साथ कर लें, और या फिर जैसे लिखा गया इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ पर ये जो अभी आप एक पार्ट देख रहे हैं जो ब्लैक से लिखा गया है, इसको मैं ग्रीन से मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको बॉक्स के अंदर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन से इतने रीजन को मैंने ग्रीन से बॉक्स के अंदर ले लिया है। अगर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कहने में भी बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। इसको जरा ध्यान से देखो तो कोई बता सकता है कि ये वास्तव में क्या है? अगर u-1 की बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब दिया गया है। ये जो पोर्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। बोलो है या नहीं है?
और ये पूरे एक्सप्रेशन के बाहर क्या चल रहा है, एफ एक्स नॉट चल रहा है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूफ नहीं पता तो वो फॉर्मूला सीधे याद करा जाता। आज की क्लास में इसका प्रूफ भी बता दिया और ये भी आपके पास रहा पूरा एक्सप्रेशन। अगर एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला प्रूफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कल भी यहीं तक पढ़ाया था, कल भी क्लास यहीं से ओवर हुई थी, लेकिन अभी आज की क्लास यहाँ से ओवर नहीं करते हैं। 2-3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ड्राइव करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ रफ करें फटाफट फटाफट, जल्दी से जो नोट करना उसको नोट करेंगे जल्दी से। क्यों नोट नहीं करोगी? अच्छा, तो कोई नोट ही नहीं करेगा। चलिए अच्छा, देखते हैं भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। रफ करें तो ये सब हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। अच्छी तरह से याद हो गया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल का सेंस किससे होता है, एरिया से होता है। किससे होता है, एरिया से होता है। ये जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला आया है, इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर जैसे ही तुमने क्या किया, n=1 रखा, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या रखा, n=1, तो यहां से देखो भैया, पुटिंग n=1, जैसे ही आपने n=1 रखा इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर, तो ये तुमको आउटपुट निकाल करके क्या देगा, यहाँ पर चल रहा था a to b fx dx, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी h। ठीक, यहां पर 1 और फिर प्लस ये 1/2, फिर 1/2 फैक्टोरियल कहाँ आएगा, n की वैल्यू 1 रख दिया, ये 2 में से माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 स्क्वायर, तो 12 आ जाएगा। फिर प्लस यहां से देखो कुछ मिलेगा, इसके अंदर से कुछ मिलेगा, कुल मिलाकर के वैल्यूज तुमको पुट करना है, इन वैल्यूज को पुट कर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे इसके अंदर वैल्यूज रखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और ये बाहर fx नॉट चलता रहेगा। ठीक है, ये तुमको आउटपुट निकाल करके कुछ देगा, कुछ टर्म्स जुड़ेंगे कुछ टर्म्स घटेंगे। एक बात बस तुम्हें और याद दिला देना चाहते हैं, इसको भी समझ लेंगे। ये हम लोग सीख करके थे चैप्टर नंबर 1 में। अगर हम लिखते हैं fx1, क्या लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब fy डेल्टा y1 fx1 बोल रहे हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर y1। फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू तुम जानते हो क्या होती है, अब x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर h का काम किससे कराने लगे, 1 से कराने लगे, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो आउटपुट होगा ये बदल जाएगा fx प्लस 1 माइनस एफ एक्स से। fx1 fx प्लस 1, तो आप जानते हैं डेल्टा y क्या लिखा जाता है, y2 माइनस y1, याद आया। अरे डेल्टा t क्या लिखा जाता है, t2 माइनस t1। तो इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू होगी, अगर हम इसको कहें फॉरवर्ड ऑपरेटर fx नॉट, तो ये क्या किसमें बदल जाएगा, fx1 माइनस fx नॉट। इसको अगर हम y से लिखें तो y1 माइनस y नॉट बदलेगा या नहीं बदलेगा। चैप्टर नंबर 1 में ये बात पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, याद आया या नहीं आया। तो जब बुक में देखोगे तो बुक में तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, इसकी जगह पर तुमको y वाले टर्म्स देखने को मिलेंगे। नहीं, मेरी बात समझे, ये जो fx नॉट चल रहा है इसकी जगह पर क्या हम लोग y नॉट नहीं लिख सकते हैं। तो जब y नॉट यहाँ पर आएगा तो ये जब मल्टीप्लाई कराओगे तो h अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से देखो y नॉट आ जाता है, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/12 प्लस एंड सो ऑन। ध्यान देते रहना जरा, h y नॉट प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, y1 माइनस y नॉट 1/12, इसकी वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, दिस। और ये जो है ये वास्तव में क्या है, y1 माइनस y नॉट है। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये अंदर जाने के बाद में कुछ अपना चमत्कार दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, दिखाएगा तो बताओ फिर क्या आ जाएगा, y नॉट माइनस का 1/y2 माइनस, यहां से तुमको मिलेगा y1 माइनस y नॉट, माइनस साइन अंदर रन करेगा तो ये माइनस का 2y1 बना देगा, प्लस का y नॉट बना देगा। नहीं समझे, हाँ नहीं, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है। अच्छा, फिर से प्रयास करते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए, क्या इसको ये लिखा जा सकता है, फिर समझने का प्रयास करेंगे। इसको बोलो क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y नॉट। प्यारी गुड़िया, जब वहां y1 होता है तब जाता है y2 माइनस y1। आगे बढ़े, ये फिर अंदर रन किया,
बना या नहीं बना? इसका आउटपुट बोलो क्या बनेगा? ये माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा। इसका आउटपुट बोलो। बहुत बढ़िया। ये y2 अपनी जगह पर रहेगा। ये माइनस माइनस 2y1 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? आ गया? आएगा कैसे नहीं, और आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आगे देखते हैं। ये प्लस करके एंड सो ऑन। अभी तुमको क्या करना है? टर्म्स को कैलकुलेट करना है, टर्म्स को कलेक्ट करना है। टर्म्स को कलेक्ट कर लेना, और कलेक्शन के बाद में तुमको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। तुमको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? मुझे कुछ कुछ बात याद आ रही है, तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या। यहाँ लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग। ऑन सॉल्विंग, देखो यार सॉल्विंग वॉल्विंग कुछ नहीं है, ये ऐसे ही लपेटने वाली बातें हैं। इस फॉर्मूले को तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसको याद रख लेना जैसे हमको, जैसे तुमको याद होना चाहिए। हम सीधे लिख रहे हैं, ऐसे बताओगे लेकिन ऐसे ही कि ऑन सॉल्विंग, ताकि सामने वाले को लगे कि यहाँ तुम बहुत मेहनत से लाए हो इसको कैलकुलेट करके। यहाँ से h अपनी जगह पर रहेगा, अंदर वाला जो हिस्सा बनेगा ये देखो, ये दो कैलकुलेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा y0 प्लस yn बाई 2 प्लस y1 y2 से ले करके yn माइनस 1 तक। कहां तक? yn माइनस 1 तक। ठीक। h ट्रिक सुन लेंगे याद करने की। इसको हम बता सकते हैं फाइनल प्लस इनिशियल, मीन ऑफ, क्या कहा? मीन ऑफ फाइनल प्लस इनिशियल प्लस ये जो है y1 से लेकर के yn माइनस 1, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑर्डिनेट, ORDINAT। y0 से लेकर के yn तक ही तो जाएगा, नहीं समझे? जो भी बच गए हैं उन सबको लिख दिया जाएगा। जब शीट को तुम देखोगे तो शीट में इसका भी एक थोड़ा सा इजी वर्जन तुमको एक्सप्लेन किया गया है। उस वर्जन में तुमको शीट में बताया जा रहा है h/2, यहां पर लिखा है i प्लस f if प्लस r, नहीं समझे? if प्लस r का मतलब क्या हुआ? i से इनिशियल, हाँ, और ये 2r होगा। हाँ, एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम लोगे तो मीन मतलब 2 इधर चला जाएगा। तो यहां से क्या बना? फाइनल प्लस इनिशियल और प्लस 2r। r मतलब क्या है? रेस्ट टर्म्स हैं। तो यहाँ पर तुमको 2-3 हिस्से देखने को मिलेंगे। जैसे तुमको f देखने को मिलेगा तो f का मतलब होगा, जैसे तुमको शायद हमें लगता है e देखने को मिले तो e का मतलब होगा इवन, o देखने को मिले तो o का मतलब होगा ऑड, r देखने को मिले तो r का मतलब होगा रेस्ट टर्म्स जो भी हैं बचे हुए। i हमेशा i का मतलब होगा इनिशियल, और f का मतलब हमेशा होगा फाइनल, नहीं समझे? फाइनल का मतलब होगा yn से, इनिशियल का मतलब होगा y0 से, इवन का मतलब होगा y2 y4 y6 एंड सो ऑन, ऑड का मतलब होगा y1 y3 y5 एंड सो ऑन। रेस्ट जितने बच गए हैं सबको लेने के बाद जितने बच गए हैं वो सब, ठीक है? तो देखो शीट में तुम सभी लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देखो देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये देखो, और इस तरह से आप सभी लोग ये जो है फॉर्मूला याद कर सकते हैं। दिख रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, तो हाँ कर लीजिए। तो अभी क्या करना है कि आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, सारे। इसके अंदर तुमको फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। सिंपल ट्रेपेजियम रूल, जब n=1 रख देते हैं तो ये जो फॉर्मूला प्रूव होकर क्या किसके लिए प्रूव हुआ है? ट्रेपेजियम रूल के लिए। ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब बोलते हैं, तो समलंब का क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल निकाला गया है। n=2 के लिए सिंपसन 1/3, n=3 के लिए सिंपसन 3/8 और n=6 के लिए वैडल फार्मूला। बात समझे कि नहीं समझे? वैडल फार्मूले का कोई तुम्हारे पास ट्रिक नहीं होगा, बाकी सबके लिए हमने ट्रिक ऑलरेडी आपको दे रखा है। एक बार में याद हो जाएगा, बाकी बचे हुए जो भी चीजें हैं इसी तरीके से वो आपको शीट में ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आज के दिन वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।